Hello and welcome to Knowledge. My name is Samitesh. So friends, as you know, we were discussing about ancient history, and in the last lecture we discussed about the Mauryan Empire, Mauryan period, in which we discussed about Chandragupta Maurya, Bindusar, then we discussed about Ashoka. Now आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं अशोका से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को। देखिए ये जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, उससे अशोका के धम्मा पॉलिसी और उसके मेजर एडिक्ट्स जो हैं, रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स, उनसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और बार बार देखना है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है हर एक एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे उनके धम्मा पॉलिसी के बारे में कि अशोका की धम्मा पॉलिसी क्या थी बेसिकली। फिर हम बात करेंगे कि धम्मा पॉलिसी जो थी अशोका की, उसका रेलेवेंस आज मॉडर्न टाइम में किस प्रकार से है, वो किस प्रकार रेलेवेंट है आज के टाइम पीरियड में, उसकी बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे अशोका ने अपने एम्बेसडर्स को भेजे थे अलग अलग जगहों में, अफ़गानिस्तान, इधर श्रीलंका में, बर्मा में, फॉर द प्रोपगेशन, फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। फिर हम बात करेंगे अशोका के मेजर पिलर एडिक्ट्स के बारे में, फिर मेजर रॉक एडिक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर माइनर रॉक एडिक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ बी विथ मी एंड प्लीज़ लिसन केयरफुली। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है अशोका का धम्मा। तो देखिए धम्मा जो वर्ड है ये संस्कृत के धर्मा वर्ड से मिला हुआ है। धर्मा, आप धर्म जानते हैं, धर्म मीन्स ड्यूटी। ड्यूटी मीन्स अगर आपका कोई कर्तव्य है, अगर आपकी कोई ड्यूटी है, जैसे कि मदर फादर की रिस्पेक्ट करना, इट्स योर ड्यूटी। धर्म की राह पे चलना, दूसरों को न मारना, झूठ न बोलना, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं जो दीज आर द ड्यूटीज़। अब अगर आप इसे रिलीजियस ड्यूटी कहना चाहते हो तो दीज आर रिलीजियस ड्यूटीज़, अगर आप इन्हें वैल्यूज़ कहना चाहते हो तो ये वैल्यूज़ है। बट धम्मा मीन्स धर्म, दैट मीन्स ड्यूटी। अब देखिए जो अशोका का धम्मा था वो 5 प्रिंसिपल्स पे बिलीव करता था, 5 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड था। और वो 5 प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे और अशोका किससे इंस्पायर्ड था? तो अशोका इंस्पायर्ड था बुद्धिज़्म से। बुद्धिज़्म के ऑल द टीचिंग्स, ऑल द प्रीचिंग्स से वो इंस्पायर्ड थे। और उन्होंने क्या किया कि उस प्रीचिंग्स को, जो बुद्धा के प्रीचिंग्स हैं, उसको कोडिफाई करने की कोशिश की और उसको लोगों के मोरालिटी कि लोगों का बिहेवियर जो है, बिहेवियर में लोग उसे फॉलो करें। और साथ ही साथ जो सोसाइटल कंडीशन है, सोसाइटी को कैसे गवर्न किया जाए, कैसे रूल किया जाए और कैसे सोसाइटी चलती जाए किसी एक पर्टिकुलर रूल ऑफ कॉन्डक्ट या फिर एथिकल कोड के थ्रू, उसके बारे में डिस्कस किया था। लेट मी बी वेरी क्लियर, बिकॉज अभी तक मैंने थोड़ा टेक्निकली बात करी, बट मैं आपको एकदम क्लियरली समझाता हूँ कि देखिए अशोका का जो धम्मा था वो बिलीव करता था सबसे पहले लोगों के पीस एंड हार्मनी के ऊपर, कि लोगों के बीच में आपस में पीस और हार्मनी हो, पीस और हार्मनी हो। उसके बाद अशोका ने जानवरों की हत्या का विरोध किया था, तो उन्होंने अहिंसा को फॉलो करने को कहा पूरी सोसाइटी को। अहिंसा से नॉन वायलेंस, जिससे कि आप किसी एक दूसरे मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाएंगे। बिकॉज कलिंगा वार में जितना भी ब्लडशेड हुआ था, जितने भी लोग मारे गए थे, उससे काफ़ी दुखी होकर इन्होंने धम्मा पॉलिसी को अपनाया था। पहले वो दिग्विजय बनना चाहते थे, अब वो धम्मा विजय बनना चाहते थे। तो ऐसे उनका कन्वर्जन जो हुआ दिग्विजय से धम्मा विजय। फिर अहिंसा को फॉलो करने को बोला, और वो अहिंसा न केवल दूसरे मनुष्य के प्रति ही रहेगी बट ऑल्सो टुवर्ड्स द एनिमल्स, कि मनुष्यों को भी न मारे और जानवरों को भी न मारे। फिर उसके साथ ही साथ अदर रिलीजन्स जो हैं उनके प्रति आप सम्मान दिखाएं, उनके प्रति आप प्रेम दिखाएं, उनको जो फॉलो करते हैं उनके लोगों के प्रति आप प्रेम दिखाएं। फिर उसके बाद उन्होंने चिल्ड्रंस के लिए कहा कि चिल्ड्रंस जो हैं वो अपने पेरेंट्स के टुवर्ड्स रिस्पेक्ट दिखाएं और अपने टीचर के टुवर्ड्स रिवेरेंस दिखाएं, अपने टीचर की रिस्पेक्ट करें। और फिर उन्होंने बात की ट्रुथफुलनेस की, कि हमेशा सच बोलें, झूठ ना बोलें, और ट्रुथफुल रहें, चैरिटेबल रहें, दूसरों की सहायता करें, एंड काइंड टू ऑल इवन सर्वेंट्स एंड स्लेव्स। तो जो आपके स्लेव्स हैं, जो आपके सर्वेंट्स हैं, उनके साथ भी आप सम्मान से पेश आएँ, उनके साथ भी आप परिचित अंदाज में रहें। तो बेसिकली ये जो पूरा प्रिंसिपल था धम्मा का, ये मोरल और सोशल कोड के बारे में डिस्कस करता है कि कैसे एक इंडिविजुअल पर्सन को रहना चाहिए और कैसे एक पूरे सोसाइटी को रहना चाहिए।
तो ये रहा पूरा धम्मा पॉलिसी, काफ़ी ईजिली मैंने आपको इसे समझाया। फिर अब हम देख लेते हैं कि ये जो धम्मा पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट ही करी, वो धम्मा पॉलिसी से उनको फ़ायदा क्या हुआ था, फ़ायदा क्या प्रपोज था, क्या हो सकता था, जो फैक्टर्स थे धम्मा पॉलिसी के। तो देखिए, जो धम्मा पॉलिसी के 3 फैक्टर्स थे। पहला हो गया आपका पॉलिटिकल फैक्टर, कि पहले जो उन्होंने दिग्विजय की पॉलिसी अपनाई थी कि दूसरों के ऊपर आक्रमण करके उनके टेरिटरी को हथियाना, उसकी जगह पे उन्होंने अब धम्मा पॉलिसी को अपनाया, जिससे फ़ायदा क्या हुआ था कि रैदर अटैकिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन, उसे मोरली मोटिवेट किया जाए, और अगर वो मोरली करप्ट आदमी है तो उसके टेरिटरी को एक्वायर करके वहाँ पे भी धम्मा पॉलिसी को फैलाया जाए। तो ये रहा पॉलिटिकल फैक्टर। दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर ये हुआ कि देखिए क्या हुआ कि लोग अशोका ने लोगों को कहा कि आप जानवरों को मत मारिए, जानवरों के प्रति प्रेम दिखाइए। तो अगर आप जानवर को नहीं मारेंगे तो आपके पास एग्रीकल्चर में यूज़ करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जानवर होंगे, बिकॉज उस टाइम पीरियड में हिंदुज़म में सेक्रीफाइसेस काफ़ी पीक पे थी। अलग अलग तरह के नए नए तरह के ब्राह्मण सेक्रीफाइसेस लेके आते थे, लोग उन्हें परस्यू करते थे, खासकर क्षत्रिय, जिसके कारण एक मास स्केल पे जानवरों की हत्या होती थी। तो इसका विरोध किया। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा, तो इसलिए इकोनॉमिक फैक्टर ये हुआ। फिर आता है कल्चरल फैक्टर। तो कल्चरल फैक्टर से ये हुआ कि जब उन्होंने धम्मा पॉलिसी को स्प्रेड करने के लिए अलग अलग जगहों पे पिलर्स को इस्टेब्लिश किया, मेजर रॉक एडिक्ट्स को इस्टेब्लिश किया, तो लोग एक दूसरे से कनेक्ट होना स्टार्ट हुए, लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए, और कनेक्ट हुए तो कल्चरल ट्रांसफर भी हुआ था। एक जगह का कल्चर दूसरे जगह गया, दूसरे जगह का कल्चर तीसरे जगह गया। जैसे कि अगर हम बात करते हैं पिलर एडिक्ट्स की, तो पिलर में 2 जगह के मटेरियल्स का यूज़ हुआ, एक तो मथुरा के वाइट सैंडस्टोन का, और दूसरा अमरावती का कलर्ड स्टोन का, कलर्ड सैंडस्टोन का यूज़ हुआ है। तो देखिए अमरावती आपका पड़ता है साउथ इंडिया में, तो उससे कनेक्टिविटी जो इस्टेब्लिश हो, जिससे कल्चरल ट्रांसफ़र हुआ, कल्चर का ट्रांसफ़र हुआ, उससे धम्मा से ये भी एक फ़ायदा हुआ था। ये रहा आपका नेशनल एम्ब्लेम, ये अशोक चक्र, जो हमारे आपने अगर फ्लैग ध्यान से देखा हो तो बीच में अशोक चक्र रहता है, जिसमें 24 स्पोक्स होती हैं। तो ये हमारा सारनाथ में है पिलर, अभी तो फिलहाल नेशनल म्यूज़ियम में रखा गया, लेकिन सारनाथ में मिला था ये। अब हम बात कर लेते हैं रेलेवेंस के बारे में कि अगर मॉडर्न टाइम में धम्मा पॉलिसी का रेलेवेंस क्या है। तो देखिए जो नेहरू जी थे वो काफ़ी इंस्पायर्ड थे अशोका से, और उन्होंने कहा भी था कि हिज एडिक्ट्स स्टिल स्पीक्स टू अस इन अ लैंग्वेज विच वी कैन अंडरस्टैंड एंड कैन इम्प्लीमेंट इट इन आवर लाइफ्स। तो देखिए जो नेहरू जी थे, पोस्ट इंडिपेंडेंस ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय अशोका, और दैट्स वाई उन्होंने कई चीज़ों को इनकलकेट करने की कोशिश की, जैसे कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को मेंटेन करने के लिए नेशनल सिंबल जो हमारा बनाया गया वो भी अशोका से ही, अशोका के पिलर से ही लिया गया है। फिर उसके साथ ही साथ हमारे आगे आने पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बाद फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, तरह तरह के इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्ट्स हैं, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, सो वो भी इंस्पायर्ड था आपके अशोका के धम्मा पॉलिसी से, जैसे कि एनिमल एंड इन्वायरमेंट के प्रति आप सेंसिटिविटी दिखाइए। फिर इंडियन फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करें तो आपने पंचशील सिद्धांतों की बात के बारे में सुना होगा 1955 के ऑलमोस्ट में। तो पंचशील सिद्धांत भी धम्मा पॉलिसी का ही धम्मा पॉलिसी से ही इंस्पायर्ड थे। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी आफ्टर इंडिपेंडेंस अशोका से हाईली इंस्पायर्ड थी। तो इसलिए कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू वॉज हाईली इंस्पायर्ड बाई अशोका। तो ये रहा रिलेवेंस इन मॉडर्न टाइम। और अगर आज के मॉडर्न टाइम में भी बात करें तो मॉडर्न टाइम में देखिए टुडे, अगर मैं इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स में नहीं जाना चाहता, बट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट पावर पॉलिटिक्स, बट स्टिल लोग अपने आप कंट्रोल रखते हैं। लोग अब कुछ हद तक इंडिया ही, जैसे इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी, वो भी एक तरह से धम्मा पॉलिसी को ही सपोर्ट करती है, धम्मा पॉलिसी से ही इंस्पायर्ड है। मैं उसके बारे में बहुत डीप नहीं जाऊँगा। तो ये रहा रिलेवेंस इन मॉडर्न टाइम्स। फिर हम बात करते हैं कि कैसे अशोका ने बुद्धिज़्म का प्रसार प्रसार किया था थ्रू आउट इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वेदर इट्स साउथ ईस्ट एशिया और वेदर इट्स श्रीलंका और अफ़गानिस्तान। तो देखिए इन्होंने अलग अलग मिशंस भेजे अलग अलग जगहों पे। फिर साथ ही साथ इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र, इनके पुत्र का नाम कहीं कहीं इनको महेंद्र बोला गया है, कहीं कहीं इनको महिदा बोला गया है। तो महेंद्र और इनकी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बुद्धिज़्म के प्रचार के लिए। साथ ही साथ इन्होंने अलग अलग जगहों पे, जैसे कि मैंने बताया आपको, पिलर्स, रॉक एडिक्ट्स और साथ ही साथ
और केव्स पे लिखवा दिया। तो अलग अलग जगहों पे पिलर्स और स्क्रिप्ट्स लिखवाए थे, और वो भी लोकल लैंग्वेज में लिखवाया गया था ताकि वहाँ के लोग उसे ईजिली पढ़ सके और अशोका के बारे में जान सके कि कैसे उन्होंने कलिंगा वार में एक लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन करने के बाद कैसे अपने आप को चेंज किया और धम्मा पॉलिसी को एक्सेप्ट किया। तो लोगों को भी उनसे इंस्पायर होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने लोकल लैंग्वेज में लिखवाया। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लैंग्वेज का यूज़ हुआ था। तो देखिए, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई थी पाली और प्राकृत लैंग्वेज। और अगर आपने लास्ट वीडियो को याद रखा होगा तो उसमें हमने देखा कि जब ईरानियन आते हैं तो खरोष्टी स्क्रिप्ट भी आती है उनके साथ। तो खरोष्टी और अरेबिक स्क्रिप्ट में भी लिखे गए हैं हमारे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस जो हैं, गांधार, तक्षशिला, अफगानिस्तान, यहाँ पे जो पिलर एडिक्ट्स और रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, यहाँ पे खरोष्टी और अरेबिक स्क्रिप्ट का भी यूज है। तो कहने का मतलब ये है कि लोकेशन के हिसाब से लैंग्वेज को चूज़ किया गया है। सॉरी। तो लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। तो लोकेशन के हिसाब से लैंग्वेज को लिखा गया था। तो ये रहा स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। अब हम देख लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इनके इंस्क्रिप्शंस हैं वो 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला हुआ पिलर एडिक्ट्स, दूसरा हुआ मेजर रॉक एडिक्ट्स और तीसरा माइनर रॉक एडिक्ट्स। इसमें जो पिलर एडिक्ट्स हैं वो 7 हैं टोटल, और मेजर रॉक एडिक्ट्स टोटल 14 हैं, और साथ में 2 अलग है। रुद्रदमनी द्वारा हमने देखा होगा लास्ट वीडियो में, रुद्रदमनी द्वारा एक इंस्क्रिप्शन था जूनागढ़ का, और एक साथ ही साथ एक और इंस्क्रिप्शन है। फिर माइनर रॉक एडिक्ट्स में टोटल 6 इंस्क्रिप्शंस आते हैं। तो अब हमें इन्हें डिटेल में डिस्कस करना है क्योंकि स्टेट पीसेस से हमेशा क्वेश्चन आता है। तो देखिए, जो पिलर एडिक्ट्स हैं उनमें जो 7 हैं उसमें तो सबसे पहले मैंने आपको सारनाथ बताया ही। सारनाथ का में जो पिलर एडिक्ट है जिसके थ्रू हमें हमारा नेशनल एम्बलम मिलता है। उसके अलावा लौरिया नवंदगढ़ एक जगह है, वहाँ पे ये रहा आपका लोकेशन, ये एक पिलर है वहाँ का। फिर उसके बाद इलाहाबाद में एक है। जब हम गुप्ता पीरियड को डिस्कस करेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि समुद्रगुप्ता ने भी सेम पिलर पे अपने इंस्क्रिप्शंस को इंस्क्राइब करवाया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं। वो इस समय रेड फोर्ट में है, इलाहाबाद के जो फोर्ट है वहाँ पे भी इस्टेब्लिश्ड है इलाहाबाद फोर्ट में। तो ये रहा इलाहाबाद पिलर। फिर आता है दिल्ली तोपरा पिलर। सो दिल्ली तोपरा ये रहा आपका, और ये आपकी जगह है नाउ हरियाणा में पड़ता है ये। फिर इसके बाद आता है आपका दिल्ली मेरठ। तो दिल्ली मेरठ का लोकेशन आप देख सकते हो, ये रहा उसका पिलर। अभी मैं इनके बारे में आपको एक क्लियर पिक्चर दे दूंगा। फिर आता है लौरिया अररज, लौरिया राज या फिर लौरिया अररज, ये अलग अलग लिखा हुआ है, लौरिया अरराज या फिर लौरिया राज। तो ये रहा आपका पिलर आपका, और इसका रहा लोकेशन, ये बिहार के ऑलमोस्ट पड़ता है, यूपी और बिहार के बॉर्डर में। फिर आता है आपका रामपुरवा। तो रामपुरवा पड़ता है आपका बेतिया में, बेतिया, और ये रहा इसका लोकेशन, ये भी आपका लौरिया अरराज के पास में ही है, और इसका कैपिटल ये हुआ। और ये देखिए टूटे हुए अवस्था में है। तो ये 7 इंपॉर्टेंट एडिक्ट्स हो गए जिनके बारे में मैंने काफ़ी जल्दी आपको बता दिया, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो हार्डली क्वेश्चन आएगा तो आपका इलाहाबाद पिलर से ही आएगा, क्योंकि इस इलाहाबाद पिलर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर समुद्रगुप्ता ने भी अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए हैं। और उसके बाद आगे चल के जहांगीर, जब हम मिडावल इंडिया के बारे में बात करेंगे तो जहांगीर ने भी सेम पिलर पे अपने इंस्क्रिप्शंस को लिखवाया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इलाहाबाद पिलर को आप याद रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति भी इसे बोलते हैं। नाउ ये रहे 7 पिलर्स, और 7 पिलर के 7 कैपिटल्स। तो देखिए आपका सारनाथ पे जो ये कैपिटल है, फिर साथ ही साथ जो वैशाली, ये वैशाली पिलर है और वैशाली का ये लायन कैपिटल हो गया। फिर ये रहा आपका लौरिया नंदनगढ़, फिर लौरिया अरराज, तो रामपुरवा, हमने रामपुरवा के बारे में देखा, तो ये रामपुरवा पे ये पिलर है। लौरिया नंदनगढ़ पे लायन है, देखिए लौरिया नंदनगढ़ पे यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो। फिर साथ ही साथ ये रामपुरवा में भी लायन ही है। तो इस तरह से आपके 7 पिलर्स हो गए और उसके 7 कैपिटल्स हो गए। देखिए इससे क्वेश्चन तो बहुत ही कम पूछा गया है, हार्डली एक क्वेश्चन, वही जैसे मैंने आपको बताया प्रयाग प्रशस्ति वाला क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो इसे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ लोकेशन जानना ज़रूरी है, तो वो हम अभी देखते हैं लोकेशन। तो देखिए ये रहा आपका रामपुरवा इस जगह पे, फिर लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरराज, ये 3 तो एक ही पास हो गए। फिर एक सारनाथ हो गया। फिर कौशाम्बी, जो इलाहाबाद में जो प्रयाग प्रशस्ति है वो कौशाम्बी में ही मिला था, तो ये कौशाम्बी से हो गया। फिर उसके अपार्ट फ्रॉम ये रहे आपके पिलर एडिक्ट्स, और पिलर एडिक्ट्स के बाद ये देखिए दिल्ली तोपरा और दिल्ली मेरठ, ये 2 हो गए पिलर एडिक्ट्स।
तो ये हो गया इंपॉर्टेंट लोकेशन। अभी हम जब मेजर रॉक एडिक्ट्स और माइनर रॉक एडिक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो हम फिर से वापस इस मैप को देखेंगे। तो देखिए अब हम बात करते हैं मेजर रॉक एडिक्ट्स की। देखिए इसमें सारे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, 14 हैं, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। पहला हुआ जो प्रोहिबिट करता है एनिमल स्लॉटर को। फिर चौथा हुआ जो धम्म घोषा की बात करता है, जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ धम्मा ऑन सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फिर पांचवा जो हो गया वो अपॉइंटमेंट्स ऑफ धम्मा महामात्रास। जो धम्मा महामात्रास थे वो जगह जगह जाते थे, उसी सोसाइटी में, उसी प्रोविंस में, विलेजेस में घूमते थे और लोगों को प्रीच करते थे, लोगों को धम्मा की पॉलिसी सिखाते थे, प्रीच करते थे कि आपको ऐसे रहना है, ऐसे करना है। पांचवा इंपॉर्टेंट है। फिर छठा भी इंपॉर्टेंट है, वेलफेयर मेजर्स के बारे में बात करता है। आठवां काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपके अशोका विजिट करते हैं बोध गया, जहाँ बोधि ट्री के अंदर भगवान बुद्धा ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो आठवां इंपॉर्टेंट है, जो आठवां एडिक्ट में इसके बारे में मेंशन किया गया है, डिटेल्स ऑफ विजिट टू बोधि ट्री। फिर अपार्ट फ्रॉम देखिए नौवां भी इंस्क्रिप्शन, नौवां रॉक एडिक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें सेरेमनी ऑफ धम्मा पे स्ट्रेस दिया गया। देखिए कुछ खासा इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ लीजिए आप। फिर इसके अपार्ट फ्रॉम फिर 13th ये सबसे बड़ा है और ये बात करता है कि विक्ट्री ओवर कलिंगास डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉर, ये कलिंगा के ऊपर कैसे विक्ट्री की और उससे कैसे डिस्ट्रक्शन हुआ। उसके साथ ही साथ ये मेंशन करता है कुछ ग्रीक रूलर्स के बारे में, जैसे अलेक्जेंडर हो गया, टॉलेमी हो गया, एंटीओकस हो गया, मेगास हो गया। तो और इसके साथ ही साथ ये कुछ कैसल्स के बारे में, कुछ किलों के बारे में मेंशन करता है, जैसे कंबोज का किला, निबकास का किला। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वन, तो आपको इसे भी याद करना पड़ेगा। तो ये रहे कुछ इम्पॉर्टेंट आपके पिलर्स जिन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा, सॉरी पिलर्स नहीं, रॉक एडिक्ट्स, जिन्हें आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए हम जब क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, हमने ये डिसाइड किया है कि हम एक सेपरेट वीडियो में सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस के नंबर्स ज़्यादा हैं और इसमें इंक्लूड करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए सेपरेट वीडियो में हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे और उसके साथ ही साथ हम ये भी देख लेंगे कि इसके अपार्ट फ्रॉम कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, क्योंकि यूपीएससी तो इनसे क्वेश्चंस बहुत कम पूछता है, बट स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो कुछ पॉइंट्स जो मिस होंगे हम वहाँ कवर कर लेंगे, तो डोंट यू वरी अबाउट इट नाउ। अब हम बात कर लेते हैं माइनर रॉक एडिक्ट्स के बारे में। देखिए माइनर रॉक एडिक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भाब्रो इंस्क्रिप्शन है, जो राजस्थान में पड़ता है, बैरत में। यहाँ बात की गई है कि अशोका कैसे बुद्धिज़्म में कन्वर्ट होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है भाब्रो इंस्क्रिप्शन। उसके अपार्ट फ्रॉम हमने लास्ट वीडियो में जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में बात की थी, जिससे रुमन दामिनी या रुमन देवी ने लिखा था, तो उसे भी आप याद रखिएगा क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। उसके बाद द क्वींस एडिक्ट, जो अशोका की पत्नी थी, उनके एडिक्ट जो मेंशन किए गए वो रहा आपका इलाहाबाद को शाम में। फिर ये माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं। फिर बारबरा केव इंस्क्रिप्शन, तो ये बिहार में पड़ता है बारबरा, तो ये बात करता है कि कैसे अशोका ने आजीविका सेक्ट को डोनेशन दिया था केव्स में रहने के लिए, ये सब तमाम चीज़ों के बारे में। तो ये रहा आपका बारबरा केव्स इंस्क्रिप्शन। फिर हम बात कर लेते हैं कि देखिए अशोका जो नाम है ये केवल 4 जगहों पे ही, 4 इंस्क्रिप्शन में ही मेंशन किया गया। ये रहा मस्की, ब्रह्मगिरी, गुज्जारा और नेत्तूर। हम देख लेते हैं इसको मैप में, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, कभी कभी तो मैप में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और ये रहा आपका माइनर रॉक एडिक्ट। रॉक एडिक्ट मीन्स रॉक के ऊपर जो लिखा गया है पाली और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, पाली और प्राकृत लैंग्वेज में। तो फिर अशोका की जो 4 प्लेसेस हैं जहाँ इनके नाम मेंशन किए गए हैं, वो रहा आपका मस्की, ब्रह्मगिरी, गुज्जारा और नेतुर। ये 4 नाम आप याद रख सकते हो, मैप में देख लेते हैं तो आपको ईजिली समझ में आ सके। तो ये रहा आपका, देखिए मस्की पड़ता है, ये रहा मस्की आपका, और नित्तूरू ये रहा, और उसके बाद उज्जारा हमने देखा था, गुज्जारा आपका, एक मिनट देखना पड़ेगा, गुज्जारा ये रहा। तो इन सब जगहों पे आपके अशोका का नाम मेंशन किया गया। अशोका जो नाम है वो यहीं पे मेंशन किए गए हैं इन माइनर रॉक एडिक्ट्स, या फिर कह रहे हैं इन रॉक एडिक्ट्स में। तो ये रहा पूरा आपका मेजर, माइनर एंड पिलर एडिक्ट्स और सारी चीज़ें अशोका के बारे में। देखिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे कई बार देखना पड़ेगा। नहीं समझ में आता है तो दोबारा देखिए, कई बार देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और जो चीज़ें अगर कुछ छूट रही हैं, कोई एक पॉइंट जो स्टेट पीसेस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम जब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के,
तो उसमें कवर कर लेंगे, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन से कोरिलेशन के थ्रू वो ईजिली समझ में आ जाएंगे और ईजिली याद भी हो जाएंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा तभी चीज़ें याद होंगी, क्योंकि काफ़ी फैक्चुअल है ये। जैसे कि मस्की, ब्रह्मगिरी, गुजारा एंड नेत्तूर, इनको याद करना थोड़ा कठिन है। साथ ही साथ 7 पिलर्स को याद करना कठिन है। मेजर रॉक एडिक्ट्स में से कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनको भी याद करना पड़ेगा ही, तो इसलिए थोड़ा सा आपको वीडियो बार बार देखना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में पर्टिकुलरली बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अब बात करेंगे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सोसाइटल कंडीशन के बारे में, कैसे कैसे सोसाइटी इवॉल्व कर रही थी, विमेंस की क्या कंडीशन थी, वर्ना सिस्टम कैसा था। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में हम इस पूरे मौर्यन एम्पायर को कंक्लूड कर देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। हैव अ वेरी गुड डे गाइस।